और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 10.4। ये बच्चे यदि हम बात करें 10.4 की, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यदि हम बात करें 10.3 में हमने सीखा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और यहाँ हम सीखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें अदिश को, तो अदिश को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी से शो करते हैं। और यदि हम सदिश गुणन की बात करें तो कहते हैं ए क्रॉस बी, या इसे क्रॉस वेक्टर भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये बच्चे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सदिश, एक ए है और एक बी है, तो ए क्रॉस बी बराबर हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, फिर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैप। जहां यदि हम बात करें तो हमारे पास कोई दो वेक्टर ए और बी होगा, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमको गिवन रहेगी। और यदि हम बात करें यहाँ पर लगा है एन पर कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, ठीक। तो इसका कोई बहुत ज्यादा अहम भूमिका नहीं रहेगी। इसको हम एन कैप को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर, ये जानते रहिए मेन फार्मूला ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैप, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चे ध्यान से, कुछ कंडीशंस बनते हैं, उन कंडीशंस को हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये बच्चे समझिएगा, यदि वेक्टर ए बराबर 0 हो, वेक्टर बी बराबर 0 हो, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यदि हम बात करें, यदि कंडीशन बनाए हम, अगर यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर हो और वेक्टर बी बराबर भी क्या हो, 0 वेक्टर हो, तो अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। और जब 0 रखेंगे तो पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहां समझिएगा। अब अगर हम बात करें, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि वहां पर कंडीशन हुआ करते थे, ऐसे यहां भी कंडीशन हुआ करेगा। यदि हम थीटा की वैल्यू को बच्चे 0 रख दे तो पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर थीटा हमारा 0 होगा तो क्या कर देगा, 0। यदि आप बात करें हम, यदि थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। उस दशा में हमारा क्या कर देगा, ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमको कितना देगा, 0। और एक बात और समझिए रहिएगा कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आता है, उस दशा में ये हमारे वेक्टर जो होंगे, उस दशा में वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी होगा, ये जानते रहिएगा विशिष्ट कंडीशन में, ठीक। यदि हम बात करें, वहां हमने सीखा था कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 होता था तो वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी यदि 0 होगा, इसका मतलब है वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी होगा, ठीक। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हमारा थीटा बराबर π/2 हो, यदि थीटा बराबर कितना हो, π/2, यदि थीटा बराबर π/2 हो बच्चों, तो समझिएगा एन का तो यूनिट वेक्टर, उसका मान तो एक ही होगा। साइन थीटा का मान हो जाएगा π/2 और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। इस दशा में हमारा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। ये भी जानते रहिएगा। और यदि बच्चे हम बात करें तो अगर थीटा बराबर पाई हो, तब थीटा बराबर क्या हो, पाई हो,
पाई मतलब 180 और साइन 180 अंश का मान कितना होता है 0, फिर भी उस दशा में क्या देगा हमको 0 ही देगा। यदि हमारा थीटा बराबर पाई हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमको कितना देगा, कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम तो हो जाएगा 0, उस दशा में भी हमको क्या देगा 0 देगा, ये जानते रहेगा। और थीटा हमारा जो है वो 0 से लेकर पाई के बेस में लाइज करता है, इस बात को भी समझते रहिएगा। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। देखो अब अगर हम बात करें तो हमने डॉट प्रोडक्ट तो सीख रखा है, अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तुमने ये फार्मूला हमारा बना, अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की मुन्ना बात करें तो देखो हमने मान लिया कि क्या समझिएगा, अगर हम डायरेक्शन में चलेंगे तो जैसे देखो आई क्रॉस जे करेंगे, समझिए ध्यान से, अगर हम वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे करेंगे तो समझिएगा बच्चे हमें अगला वेक्टर देगा, इसके आगे कौन सा पड़ रहा है के, यानी आई क्रॉस जे बराबर का देगा के, वेक्टर के कैफ। इसी प्रकार से यदि हम बात करें बच्चे, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या देगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के करेंगे तो हमको आई का वेक्टर देगा, और यदि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तब क्या देगा, तो वेक्टर जे। तो ये समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हो गया वेक्टर के डायरेक्शन में, क्या वेक्टर के डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे चलती है ना, बड़ी बाकी ऐसे चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो यानी ये हो जाता है हमारे वेक्टर के डायरेक्शन में। जब वेक्टर के डायरेक्शन में होगा तो वहां देखो, वहां हम लोग सेम से सेम का गुणा करते थे तो कितना आता था 1, लेकिन जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेम का अगले के साथ ऑर्डर के साथ गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और समझिएगा ध्यान से, एक और लिख दीजिए, यदि इसमें सेम का सेम से गुणा करेंगे तो 0 देगा, यानी आई क्रॉस आई बराबर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे बराबर वेक्टर वेक्टर के सॉरी के कैप क्रॉस के कैप बोले के कैप। यहाँ समझिए ये वैल्यू हमको देगा कितना 0, ये जानते हैं ये, यानी कि यदि इसमें सेम का सेम गुणा करेंगे, चाहे वेक्टर ए और वेक्टर ए रहे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तब पर भी 0 देगा, और कैप रहे तब पर। ठीक, आई कैप इंटू आई कैप यानी क्रॉस आई कैप। तो यहाँ समझिएगा, यानी सेम में सेम का गुणा करेंगे तो क्या देगा हमको 0 देगा, और जबकि मतलब कि क्रमागत करेंगे तो अगला वेक्टर देगा। ठीक, उसके बाद समझ लीजिएगा ध्यान से, देखो अब अगर हम उल्टा चले तब क्या देंगे, देखो अभी तो हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, अब क्लॉकवाइज चलेंगे तब, यानी अपने इस वेक्टर के अनुसार उल्टा कहेंगे। ठीक, जैसे देखो हमको इधर चलना चाहिए था, 3 इधर है, हम उल्टा चल रहे हैं, आई से जाएंगे के के पास, यहां समझो होगा हमारा आई कैप क्रॉस के कैप, तो अगला ही वेक्टर देगा लेकिन माइनस का दे देगा। तो आई वेक्टर आई कैप क्रॉस वेक्टर के कैप करेंगे तो माइनस का वेक्टर जे कैप देगा, ये जे है। इसी प्रकार से यदि बात करें के में जे का करेंगे क्या देगा हमको, तो वेक्टर के कैफ क्रॉस वेक्टर जे कैफ बराबर माइनस आई कैफ। उसके बाद इसी प्रकार से जे से आई में आएंगे तो वेक्टर जे कैफ क्रॉस वेक्टर आई कैफ बराबर का देगा माइनस का वेक्टर के कैफ। इसको भी जानती रहिएगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहां से एक और समझ लीजिए, अगर आपको कभी थीटा निकालना हो तब
यूनिट वेक्टर बच्चे में लिखा गया है, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर हम चाहिए हमको साइन थीटा का मान तब आएगा जब साइन थीटा बराबर आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस दोनों से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, ये बच्चे जब भाग करेंगे उधर केवल क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इससे हम निकालेंगे थीटा, इसे क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। उसके बाद बच्चे समझिएगा, जैसे अगर त्रिभुज की कोई दो संलग्न भुजाएं, ठीक, कोई दो संलग्न भुजाएं अगर हमको दिया गया है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि कोई त्रिभुज की मान लेते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज के यदि मान लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, ठीक, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, ये होता है। यानी एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा, अगर कोई दो साइड हमको दिया गया रहेगा तो वेक्टर के फॉर्म में, तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसके बाद समझिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ा, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी दिया, उसका संलग्न भुजा दिया गया है, तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ये हो गया। और समझिएगा हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है ना, दिक कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात यहाँ रिलेशन बनता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसको भी जानते रहिएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। यहाँ समझो, जहां पर एल क्या है, कास स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एल बराबर क्या होता था, कास अल्फा, तो कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो जो भी बेसिक जानकारियां थी हमने उसको जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बात और बता देते हैं थोड़ा सा कि इसका अगर मान लेते कोई दो वेक्टर हमको दे दिया गया है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको मिटा दे बच्चे, ये डायरेक्शन वाला देखो। मान लेते हैं अगर हमको दे दिया गया वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे कुछ भी दे सकता है। और यहां दे दिया हमको वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे कुछ दे दिया मान लेते हैं, ठीक। अगर इनका कहा कि हमको कह दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कैसे निकालेंगे, तो हमने सीखा था डिटरमिनेंट, है ना, डिटरमिनेंट हम सीखे हैं। ऊपर लिखेंगे हम आई जे के, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप। तो पहले वाले का गुणांक लिखेंगे, दूसरे वाले का गुणांक लिखेंगे। तो पहला है 2 3 2, यानी यहाँ पर आई गुणांक 2, यहाँ जे गुणांक 3 और यहाँ के गुणांक। और इसमें बात करें तो यहाँ है 1, यहाँ है 4 और यहाँ है 3, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हम आई को जब लेंगे, जब आई लेंगे यानी आई कैप को अगर हम लेते हैं तो हमारा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, डिटरमिनेंट हमने सीखा हुआ है। तो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8, इसका बड़ा होगा 3 त्रिका 9 4 दूनी 8, फिर चलता है प्लस, यहाँ चलता है माइनस, तो जाएगा जे वेक्टर
यानी जे कैप। तो जे कैप लिखेंगे तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, 3 दूनी 6 माइनस 1 दुक्के 2, फिर यहाँ लेंगे प्लस के कैप। तो जब के कैप लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, 4 दूनी 8 माइनस 1 तिक्के 3। यहाँ फाइनल हमारा ए क्रॉस वेक्टर बी जो बनेगा वो बन करके आ जाएगा 9 में से 8 घटा तो 1 यानी आई कैप, और यहाँ 6 में से 2 घटा तो 4 यानी माइनस का 4 जे कैप, और यहाँ प्लस का 5 के कैप। इस तरीके से हमारे दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो जो भी बेसिक जानकारी थी हमने इसको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब जो इसके क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ बच्चे चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। करा यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप दे रहा है, वेक्टर बी बराबर दे रहा है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ज्ञात करना है तो पहले बात हमारे पास ए क्रॉस बी होगा तो हम उसका आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। अभी हमने एग्जांपल में बताया कि दो वेक्टरों का हम क्रॉस कैसे करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। पहले लिखेंगे ऊपर आई जे के, क्योंकि आई जे के ही है, आई कैप जे कैप के कैप, फिर पहले वाले का गुणांक लिखेंगे फिर दूसरे वाले गुणांक लिखेंगे। यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -7, के का गुणांक 7, दूसरे वाले बी वेक्टर में है आई का गुणांक 3 और जे का -2 और के का 2। तो ये बच्चा हमने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बनेगा हमारा, आई को यदि हम लेते हैं बच्चे, वेक्टर आई कैप को जो हमने लिया तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, तो ये छूटा और ये छूटा गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस का 14, घटाने के लिए माइनस 7 दूनी 14 माइनस 14, तो -14 से +14 हो जाएगा, नहीं घटाएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस आ गया। फिर चलता है साइन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का जे, हमने जे लिया यहाँ पर तो कहा गया माइनस जे कैप। ये बच्चे जब इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, 2 माइनस 3 सत्ते 21, फिर यहां समझिएगा प्लस के कैप, तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, माइनस का 2 घटाने के लिए माइनस 7 तरीके का इसे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 21। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा जो बनेगा बच्चे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी -14 से +14 कट गया, हो गया 0 वेक्टर, यानी 0 आई कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 21 में से 2 घटा तो माइनस का 19, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 19 जे कैप, और यहाँ यदि बात करें 21 में से 2 घटा तो क्या हो जाएगा 19 के कैप। अब इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बच्चे हमने आपको पिछले एक्सरसाइजों में बताया कि कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, अंडर में x² + y² + z²। यहाँ x यानी i तो है ही नहीं है, तो x तो है ही नहीं है, क्या है यहाँ पर y है, तो y कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर और फिर प्लस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा 19 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, 361 प्लस 361 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना 2 6 6 12, फिर 2 3 1 7 722, वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल कितना आएगा 19√2। इसका बच्चे वर्गमूल निकालेंगे, काटेंगे हो जाएगा 19√2, सॉरी 19√2 मात्रक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब की दिशा में, ठीक,
मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है जहां a बराबर दिया गया और b बराबर दिया गया। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें तो ना तो हमारे पास वेक्टर a प्लस बी है, ना हमारे पास वेक्टर a माइनस बी है, हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b है। तो पहले हम वेक्टर a प्लस बी फिर वेक्टर a माइनस बी निकालेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो वेक्टर a बराबर कितना दिया बच्चे, बोलो थोड़ा सा। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर a। और वेक्टर b क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2k कैप। ए बच्चे अब हमको आवश्यकता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b की, यहाँ निकालेंगे हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b। चाहे तो आप क्या काम करो, पहले वेक्टर a का मान लिखो, फिर वेक्टर b का मान लिखो, फिर जोड़ो। और हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके अच्छे तरीके से जोड़, i वाले को i के साथ जोड़ते हैं, j वाले को j के साथ। तो 3 और 1 4i, 4i कैप और 2 और 2 4j कैप, और ये प्लस के 2 में से माइनस का 2k कैप घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक, तो कहानी समाप्त उसकी। निकालेंगे हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैप, वेक्टर a कैप माइनस वेक्टर b कैप। ये बच्चे a में से घटा देते हैं, तो 3 में से 1 घटा कितना बचा, 2i कैप, और 2 में से 2 घटेगा तो j कट गया, कहानी समाप्त। यहाँ समझिए। और 2 में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 4k कैप। अब यहाँ समझिए इसी के दिशा में लंब सदिश चाहिए, तो यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम। ठीक, तो यहां बनेगा हमारा, और क्या होना चाहिए, चलिए सोचिए, हाँ यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक, तो पहले इसका क्या करते हैं, हम एक वेक्टर निकालते हैं, फिर आसानी से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो पहले तो एक वेक्टर पता करते हैं। ये बच्चे यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर, चले लिख देते हैं। मेरे a प्लस बी हमारे पास वेक्टर है i, फिर j, यहां लिखेंगे j k। तो यहां समझिए i का गुणांक कितना है 4, j का गुणांक कितना है, और k का गुणांक k नहीं है तो यहां लिख देंगे 0। क्या हो गया 0, इसमें i का गुणांक 2, j का गुणांक नहीं है तो 0, और k का गुणांक 4। ए बच्चे इतनी बड़ी चीज लिखना हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं कोई वेक्टर, कोई तीसरा वेक्टर c, इनकी जगह बार बार ये चिन्ह लिखना पड़े ताकि, यानी इसको हमने कहा सपोज कर लिया ये है वेक्टर c। तो वेक्टर c बराबर हो जाएगा हमारा, ये मत समझिएगा कि ये c कहां से आ गया, c हमने केवल यही माना है कि इन दोनों का जो नाम जो था बहुत बड़ा था उसको छोटा नाम दे दिया हमने बस। ये मत सोचेगा कि a प्लस बी में हमने गुणा किया, एक सॉरी वेक्टर a प्लस बी में वेक्टर a माइनस बी का गुणा किया तो c कैसे आ गया, ये गुणा नहीं, हमने उसको छोटा करने के लिए, नाम करने के लिए उसको लिख दिया है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब यहाँ पर हम i लेंगे समझिएगा तो हमारा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 0, और यहाँ जब बच्चे चलेगा साइन प्लस फिर माइनस, ये छूट गया, ये छूट गया, तो क्या बनेगा हमारा 4 चौक 16 माइनस 0, और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस का वेक्टर k कैप, ये छूटा 0 माइनस 8। तो जो हमारा वेक्टर c बना बच्चे, तो क्या बना 16i कैफ और फिर माइनस 16j कैफ माइनस 8k कैफ। अब यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो यूनिट वेक्टर मतलब c कैफ। अब c कैफ बराबर क्या होगा, c कैफ बराबर वेक्टर c अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। तो c वेक्टर तो हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x का काम कर रहा है 16, तो 16 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 16 तो माइनस 16 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c हमारा जो आएगा 16 का स्क्वायर 324, फिर इसका भी हो जाएगा प्लस का 324, सॉरी
18 का 324 होता है, हाँ 256 और इसका भी हो जाएगा 256 और प्लस 8 28 64। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, जोड़ देते हैं हम लोग इसको। देखिए तो जोड़ेंगे तो हम लोग तब देखते हैं वेक्टर सी कितना आता है। तो यहां समझिएगा ये हो जाएगा 4 और 6 10, 10 6 16 के 6, 6 5 11, 11 5 16 और एक हासिल 17 के 7, 2 2 4 1 5, 576। अंडर उड़ाया 576, 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24 का है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो बनेगा हमारा वो बनेगा प्लस माइनस 24 मात्रक। और ये कुल मिलाकर के क्या है, मैग्नीट्यूड है तो आप प्लस का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर सी कैफ। तो सी कैफ बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर सी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो रख देते हैं, तो सी कैफ हमारा बनेगा बच्चे। अब अगर हम बात करें सी वेक्टर हमारा कितना है, 16 आई कैफ, कहाँ, हाँ सही तो जोड़े हैं, 4 और 6 10, 10 6 16 के 6, 80 लगा 1 और 6 5 11, 11 5 16, एक हासिल 17 के 7 और 2 2 4 1 5। क्या समझिएगा ये बच्चे, हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है, प्लस माइनस 24 है, तो आपको प्लस लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 24 अलग अलग कर देंगे तो वेक्टर यानी कि वेक्टर सी कैप बराबर बनेगा हमारा 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप। काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 के 8, 8 तिरिक 24। तो फाइनल हमारा जो वेक्टर सी कैप बनेगा, सी कैप क्या बनेगा, 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और फिर माइनस 1/3 के कैप। ये हमारा बना इनका लंब वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो हमने इसको फाइंड कर दिया यहां से। हाँ बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो कराए, यदि एक मात्रक सदिश, ये बच्चे यदि एक मात्रक सदिश वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमने आपको जब ग्राफ बनाया था और जब वहां पर हम बता रहे थे इसके घटक, अदिश घटक और सदिश घटक, उसी में हमने बताया था कि 3 डायमेंशन होता है। जो आई के साथ कोण बनता है उसे अल्फा कहा जाता है, और जो यानी एक्स अक्ष के साथ बना रहा था, एक्स अक्ष मतलब आई वाला, तो जो आई के साथ कोण बनाता है वो क्या होता है अल्फा, जो जे के साथ बनाता है बीटा और जो के साथ बनाता है वो गामा। इसीलिए हमको कह रहा था कि आई के साथ कोण बना रहा π/3 और जे के साथ कोण बना रहा π/4 और के साथ बना रहा क्या थीटा, तो वो हो गया गामा। तो इसीलिए हमने माना अल्फा बराबर π/3, बीटा बराबर π/4, गामा बराबर थीटा। अब समझिएगा, अगर हम बात करें तो हमारा वेक्टर बनता था, वो बनता था एक्स आई कैप प्लस कास ये चीज एक्स से बनवा तो आई कैप, कास अल्फा आई कैप, कास बीटा जे कैप, कास गामा के कैप। तो हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए के घटक बता दीजिए, यानी यही कास अल्फा बीटा गामा बता दीजिए। साथ ही साथ और क्या पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है, और हाँ थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी थीटा भी आपको क्या करना है बताना है। तो हमने पढ़ा था बच्चे डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कहते थे एल एम एन, है ना। तो यहां समझिए, तो अगर हम बात करें एल बराबर होता था हमारा कॉस अल्फा और एम बराबर होता था कॉस बीटा और एन बराबर होता था कॉस गामा। और अभी हमने सीखा इसी के इंट्रोडक्शन में कि यदि बात करें हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा फिर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान π/3 और बीटा का मान π/4, गामा का मान थीटा बराबर 1। ये बच्चे π/3 मतलब 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 और cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सभी को उधर ले चलते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये बच्चे यहां समझिएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर लस लेंगे तो 4 आएगा, 1 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा तो जाएगा 4, 4 1 के 4 1, 2 दूना 4 2, तो घटा दिए तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आया, ये हो जाएगा 2 1 3, तो आ जाएगा 4 में से 3 घटा तो 1 1/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ से जब cos उधर ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें cos थीटा और ये cos कितने है उसका मान है 1/2, cos 60 को क्या लिखते हैं हम लोग cos π/3, cos से cos कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया π/3, एक मान तो हमने बता दिया। अब कर रहा था इसके घटक, घटक मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यानी एल एम एन, ठीक। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए के घटक, वेक्टर ए के घटक क्या थे, एल बराबर था हमारा cos अल्फा, तो cos अल्फा का मान π/3, एल बराबर कितना हो जाएगा π/3 मतलब 1/2, 60 है 1/2। फिर m बराबर हो जाएगा cos बीटा, बीटा कितना है π/4, m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/√2। फिर n बराबर cos थीटा, cos थीटा का मान कितना है π/3, n बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गया इसके घटक भी हमने बता दिया, ठीक। थीटा की वैल्यू भी बता दिया और घटक भी हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा दर्शाइए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 2 ब्रैकेट में a क्रॉस वेक्टर b। तो समझिएगा बच्चे, चौथा क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है, दिया है वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर हमको शो करना है 2 ब्रैकेट में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो यहां से हम LHS लेते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब यहां क्या करते हैं बच्चे, इसका कर लेते हैं हम लोग गुणा। तो देखो, जब a में a का गुणा करेंगे तो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, फिर इसका जब इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें सेम में सेम का गुणा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0 देता है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो हो गया 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर इसको लिखते तो लिखते वेक्टर वेक्टर बी वेक्टर ए, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, बता दे रहे समझा दे रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा डायरेक्शन चेंज करने पर, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और सेम में सेम का गुणा करेंगे 0। ये चीज एक बार या बा एक बार या बा, कितनी बार हो जाएगी 2 बार, तो हो गया 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिद्ध होता है बराबर RHS। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चे, तो हमको शायद 2 वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चे कि लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस लेमडा म्यू k कैप बराबर का है 0। तो समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। देखो बच्चे यहां हो जाएगा हमारा i j k कैप। अगर बात करें हम पहले वाले में, हमको गुणांक दिया जा रहा है, i का गुणांक है 2, j का गुणांक है 6 और इसका है 27। उसके बाद दिया जा रहा है 1, फिर j का गुणांक लेमडा और इसका गुणांक म्यू, और कह रहा है कि ये किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक। तो समझिएगा बच्चे हम किसका करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब i लेंगे बच्चे हम, तो समझिएगा हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, फिर होता माइनस j कैफ, तो ये छूटा और ये छूटा, हो जाएगा हमारा 2 म्यू माइनस 27, फिर हो जाएगा प्लस k कैफ प्लस k कैप, तो ये छूटा और ये छूटा, तो हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। चलिए ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये सारी चीजें ऐसे रहेंगी, कुछ भी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। हमें चाहिए लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, तो हम इसको बराबर न दिखाकर इन दोनों को बराबर दिखाएंगे, एक ही स्टेप में हमारा लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वहां दिया है 0 वेक्टर, 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, ठीक। तो यहां समझिए 0 ये चीज किसके बराबर होगा, 0 k कैप, यानी यहां अगर हम बात करें j का गुणांक कितना है 2 म्यू माइनस 27, उधर j का गुणांक कितना है 0, मैं लिख दूंगा 2 म्यू माइनस 27 बराबर का 0, क्योंकि उधर मैं 0 वेक्टर है तो 0 j कैप लिख सकता हूं, उधर j का गुणांक कितना है 0 है और इधर j गुणांक ये है, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27, 2 म्यू बराबर 27, म्यू बराबर कितना हो जाएगा 27/2। उसके बाद बच्चे यानी यहां से हम दिखा करके म्यू की वैल्यू निकाल लिए, यहां से दिखाएंगे, यहाँ k का गुणांक ये है, उधर k का गुणांक कितना होगा 0 k कैप लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, सॉरी 2 लेमडा माइनस 6 बराबर का हो जाएगा 0, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस, तो 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 6, 2 1 के 2, 2 3 6, लेमडा बराबर 3। इसमें हमसे म्यू और लेमडा की वैल्यू पूछा गया था, तो हमने म्यू और लेमडा दोनों की वैल्यू बता दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। आए बच्चे, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 समझते हैं। दिया हुआ है कि a डॉट b बराबर 0, फिर दिया है और a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 है। तो सदिश वेक्टर a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये बच्चे हमने पिछले एक्सरसाइज में ये सीखा था कि यदि a डॉट वेक्टर b 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि a और b 0 होंगे, यानी a और b कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर a क्रॉस b 0 दे दिया गया। a क्रॉस b 0 का मतलब है कि या तो a 0 होगा या तो कोई न कोई एक 0 होगा या थीटा 0 होगा। ऐसे मान लेते, अरे यहाँ थीटा की बात नहीं कर रहा है, मान लेते हैं वेक्टर a बराबर कोई i कब j कब दिया होगा, वेक्टर b बराबर ऐसे दिया गया होगा। ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर a क्रॉस यानी a डॉट b बराबर 0, तो हमने देखा था एग्जांपल लेकर के कि अगर a डॉट b 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है कि वेक्टर a या वेक्टर b 0 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन a क्रॉस b 0 दे दिया, a क्रॉस b 0 का देने का मतलब है कि कोई न कोई एक वेक्टर 0 होगा, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं। हाँ, अरे हमने यहाँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे के के वाले फॉर्म में बात कर रहे हैं ना हम, ऐसे मान लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तभी तो यहाँ दिया है 0 वेक्टर। सर अगर थीटा 0 रहेगा तो वेक्टर a 0 नहीं होगा, तो पूरा 0। अरे यहाँ थीटा की फॉर्म में नहीं किया, अगर थीटा की फॉर्म में किया होता तो यहाँ 0 वेक्टर ना देता। 0 वेक्टर देने का मतलब है वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा है वो। वेक्टर फॉर्म में बात करने का मतलब होता है कि हमने कल की एग्जांपल में देखा था, कल की प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था एग्जांपल लेकर के कि अगर a डॉट b 0 है तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि a और b 0 होंगे। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं पिछला एग्जांपल। और लेकिन a क्रॉस b 0 दिया है, a क्रॉस b 0 देने का मतलब है बच्चे, यहां समझिए, यह होता i j k। इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई एक वेक्टर 0 रखना पड़ेगा, यानी इन सभी के एलिमेंट को 0 रखेंगे, यहाँ कुछ भी रखिए आप, तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा ही नहीं। अरे वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तुम कहाँ बार बार घूम रहे हो? सेम कर दें फिर तो नहीं 0 होगा। हाँ, सेम कर देता नहीं होगा, सेम नहीं 0 होगा। याद समझिएगा, मैट्रिक्स वाला रूल नहीं है तो, यानी कि अगर हम बात करें कोई एक को 0 रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप देखो, जैसे आई को लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटे, गुणा करेंगे 0 देगा। यानी अगर बात करें हम, इसका मतलब अगर ये क्रॉस ना कहा होता तो हमारे a और b कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 दिया है, और यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 है और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर अगर 0 वेक्टर है, इसका मतलब है कि a अथवा b में से कोई एक का होगा 0। ठीक, इसको जो मान लो। अब से हम हिंदी बोल दे रहे हैं बच्चे, इतना कौन हिंदी लिखेगा, हिंदी बोल दे रहा है, सुन करके लिख दीजिएगा। यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि वेक्टर a और वेक्टर b 0 हो, यानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे लिखा। किंतु वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर है, इसका अर्थ है कि वेक्टर a अथवा वेक्टर b निम्न में से कोई एक शून्य वेक्टर होगा, यानी शून्य सदिश होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक, क्या लिख देंगे, अतः वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर 7वें की बच्चे हम बात करें तो 7वां अगर आप मान लीजिए कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c क्रमशः, यानी तीनों वेक्टर हमको दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस c और फिर बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस b, ये आपस में कहाँ है, बराबर है। तो बच्चे पहले हमको जो वेक्टर दिया गया उसको लिखते हैं। बोलो वेक्टर a बराबर क्या दिया है, a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। चलिए आगे बोलिए, क्या दिया हमको, b बराबर वेक्टर b बराबर क्या दिया है, b1 i कैप b1 i कैप b2 j कैप
B2 J कैफ प्लस B3 K कैफ। वेक्टर C दिया है C1 I कैफ प्लस C2 J कैफ प्लस C3 K कैफ। चलिए हमको सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस C ये बराबर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C ना हो। चलिए हमारे पास अभी B प्लस C नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर B प्लस C। निकाल लिया हमने वेक्टर B प्लस वेक्टर C। डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जोड़ना तो आप जानते ही हैं। क्या देखो, जब जोड़ेंगे बच्चे B और C में तो B1 और C1 हो जाएगा, I को कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा हमारा B1 प्लस C1 I कैप प्लस B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 प्लस C3 K कैफ। ठीक, अब हम यहाँ करेंगे A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो ये बच्चे समझिएगा, क्रॉस के लिए लगाएंगे हम डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे I J K। उसके बाद समझिएगा पहले A का मैग्नीट्यूड मतलब वो कोफिशिएंट A1 A2 A3 और B प्लस C का लिखेंगे B1 प्लस C1 फिर B2 प्लस C2 फिर B3 प्लस C3 गुणा कर लेंगे बच्चे। तो वेक्टर A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर, यहाँ समझिए क्या हो जाएगा I कैफ। जब इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, ठीक, गुणा करेंगे क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा A2B3 प्लस A2C3 फिर माइनस, पूरा माइनस बनेगा, हो जाएगा हमारा क्या A3B2 फिर माइनस हो जाएगा, फिर घटाएंगे माइनस बनेगा A3C2। ठीक, ये बना हमारा I के साथ। फिर हम करेंगे यहाँ पर प्लस के साथ चलेगा माइनस J कैफ। जब माइनस J कैफ बात करेंगे बच्चे तो ये लेंगे तो हमारा ये छूटा गुणा करेंगे A1 B3 प्लस A1 C3 फिर माइनस, घटाने के लिए माइनस, इस टाइप से गुणा करेंगे A3 B1 फिर माइनस A3 C1 फिर चलेगा प्लस K कैफ, जगह नहीं तो यहाँ नीचे लिख दे रहे बच्चे, प्लस K कैफ। तो K कैफ बनेंगे ये छूटा और ये छूटा, गुणा करेंगे A1 B2 प्लस A1 C2 फिर माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। अब इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें ये गुणा हो गया। अब हमको आवश्यकता है, इसको चाहिए आप मानना चाहें तो मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब हमको आवश्यकता है A क्रॉस B की, तो निकालेंगे हम A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर यहाँ बनेगा I J K। तो A क्रॉस यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, डबल लिख जाता है इसमें रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। चले गुणा करेंगे बच्चे जब हम, इसके बाद यहां समझ लेते हैं, तो बन जाएगा हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर, जब I लेंगे बच्चे तो समझिएगा हमारा ध्यान से, ये छूटा और ये छूटा तो A2 B3 A2 B3 माइनस ये छूटा था और ये छूटा था A2 B3 फिर माइनस A3 B2
फिर माइनस जे कैफ। जब माइनस जे कैफ करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, तो ये छूटा और ये छूटा, A1 B3, A1 B3 ये छूटा था और ये छूटा था ना, यस सर, A1 B3 और A3 B1, B1 प्लस के कैप प्लस के कैप, तो ब्रैकेट में हमारा बनेगा ये छूटा A1 B2, माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। अच्छा A2 B1 ना, सर वो सही है, A1 B2 माइनस माइनस A2 B1। तो ये भी हमारा गुणा हो गया। हमको आवश्यकता है A क्रॉस C की, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो चलिए निकालेंगे हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C बराबर, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ चलेगा I J K, A और C का, तो A का तो है A1 A2 A3, A का है A1 A2 A3 और C का है C1 C2 C3। इसका भी गुणा जब करेंगे तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C हमारा बनेगा बच्चे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब I लेंगे तो I कैप, ये छूटा और ये छूटा, A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप, तो ये छूटा A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस K कैप, ये छूटा A1 C2 माइनस A2 C1। ये बच्चे अब हमको आवश्यकता है इन दोनों को जोड़ना है, ठीक। यहाँ हो जाएगा हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। ये बच्चे हम थोड़ा डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कैसे जोड़ रहे हैं। देखो बच्चे जब जोड़ेंगे तब तो आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ेंगे और जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ेंगे, तो समझिए ध्यान से बच्चे, जब जोड़ेंगे हम तो देखो ध्यान से यार बच्चे, बात नहीं भाई कन्फ्यूज याद आओगे तो मैं भी मुंह बना के बना के सुनोगे फिर और नहीं समझ पाओगे। देखो ये रहा आई, ये रहा आई, तो प्लस प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, है ना, और माइनस वाले को बाद में। यहाँ पर क्या है A2 B3 A2 C3, है ना, आई को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो समझिएगा क्या बना हमारा A2 B3 प्लस A2 C3 फिर माइनस A3 B2 माइनस, ये भी माइनस है ना, A3 C2 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ का रहेगा आई कैप। हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे बच्चे, ठीक, माइनस, यानी बाकी उसी लाइन में रहेगा ये माइनस J कैप। अब यहाँ समझो ध्यान से, अब यहाँ देखते हैं A1 B3, है ना, और फिर प्लस वाले को, यहाँ प्लस का है प्लस A1 C3 फिर माइनस A3 B1 माइनस इसका है, कहाँ गया दूसरा A3 C1 और ये आई का हो गया, आई को बात मतलब J का हो गया J कैफ, और फिर प्लस यहाँ के वाला जोड़ेंगे, के वाला अगर बात करें हम तो क्या क्या कितना A1 B2 और फिर इसका प्लस वाला कहाँ गया और कहाँ ये है A1 C2 फिर माइनस A2 B1 माइनस A2 C1 K कैफ, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक मैच कराएंगे। देखो ध्यान से, ये बच्चे थोड़ा इसी लाइन में लिख रहा है इसको भी, और ये भी इसी एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो जो चीज यहाँ है वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर है, यानी आई वाला और जे वाला जे के बराबर है, के वाला के बराबर है, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 से।
तो समीकरण 1 और 2 से देखा कि दायां पक्ष बराबर है, यदि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। और इसका बायां पक्ष था वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी, और इसका था बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट होता है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि वेक्टर a बराबर 0 हो अथवा वेक्टर b बराबर 0 हो, तब a क्रॉस b बराबर तो 0 होगा ही, a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर आएगा ही। क्या विलोम सत्य है? विलोम सत्य का मतलब उल्टा कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 है तो क्या a और b 0 होंगे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि a और b 0 होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए और उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी एग्जाम्पल दे करके आपको क्या करना है, उत्तर की पुष्टि करना है। ये बच्चे समझेगा, अगर वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर है और वेक्टर b 0 वेक्टर है तब तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ये स्वाभाविक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिएगा, अगर हम बात करें कि कह रहा है कि यदि वेक्टर a कुछ और हो और वेक्टर b भी कुछ और हो, नहीं करा, यदि उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वेक्टर a और वेक्टर b क्या 0 होना अनिवार्य है? तो हमने कहा नहीं। जैसे देखो, हमने एक वेक्टर a बराबर ले लिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। ये हमने मान लिया वेक्टर a बराबर, और वेक्टर b बराबर हम कुछ और मान लेते हैं। हमने मान लिया वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब अगर देखते हैं इनका, देखो बच्चे ये दोनों वेक्टर 0 नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर i कैप j कैप और वेक्टर k कैप, यह हो जाएगा 1 1 1, यह हो जाएगा 2 2 2। ये बच्चे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, यहां से हमने i लिया i कैप, तो ये छूटा और ये छूटा, तो जाएगा 2 1 के 2, 2 माइनस 2, फिर माइनस j कैप, तो ये छूटा, ब्रैकेट में हो गया 2 और फिर 2 1 के 2, यानी 2 माइनस 2 प्लस k कैप, ये छूटा, तो हो गया ब्रैकेट में 2 माइनस 2। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 2 में से 2 घटा तो 0, तो 0 i कैप माइनस 2 में से 2 घटा 0, 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यानी a क्रॉस b बराबर कितना हो गया? 0 वेक्टर। तो हमने देखा कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b कोई दूसरे वेक्टर हैं तब पर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर हम बात करें a क्रॉस वेक्टर b अगर 0 है, इसका विलोम सत्य होना अनिवार्य नहीं है। क्या लिख देंगे? विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। कह रहा है कि बच्चे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a हमको दिया 1 1 2, b दे रहा 2 3 5 और c दे रहा 1 5 5 है। तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि यदि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हमको दिया हो तो हम बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी हम कह सकते हैं 1/2 ab इंटू बी सी। ए बी इससे ए बी का वेक्टर वेक्टर ए निकाल लेंगे, इससे वेक्टर बी निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले वेक्टर ए बी, और हमने वेक्टर ए बी निकालना है, कि वेक्टर निकालना अगर पॉइंट दिया है, वेक्टर निकालना हमने आपको बताया है, होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यह x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 i कैप प्लस फिर y2 माइनस y1 3 माइनस 1 j कैप
फिर 5 माइनस 2 के कैफ। तो वेक्टर ए भी हमारा हो जाएगा बच्चे, दो में से एक घटा तो एक यानी आई कैफ, और फिर हो जाएगा प्लस का 2 जे कैफ, और 5 में से 2 घटा कितना 3 के कैफ। वेक्टर ए भी हमारे पास आ गया। अब निकालेंगे हम वेक्टर बी सी। तो समझिएगा ध्यान से, फिर से लगेगा ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 आई कैफ, फिर प्लस 5 माइनस 3 जे कैफ, फिर प्लस 5 माइनस 5 के कैफ। ठीक, ये बन जाएगा हमारा वेक्टर बी सी बराबर माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ और प्लस जो जे कैफ, और 5 में से 5 घटा तो 0 के कैफ। अब इनका बस त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी हमारा जो बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। तो हम क्या काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा हमारा 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट। क्या समझिए, यहाँ हो जाएगा आई जे के, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। बच्चे गुणांक लिखते हैं, तो ए बी गुणांक कितना 1 2 3, और इसका कितना है -1 2 0। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1/2। ये बच्चे जब हम आई लेंगे तो समझिएगा ध्यान से, हमारा ये छूट गया और ये छूट गया। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, ये छूटा और ये छूटा ना, 0 माइनस 6, फिर माइनस जे कैफ, तो ये छूटा और ये छूटा, 0 माइनस, और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस कितनी, माइनस प्लस का थी, और फिर प्लस के कैप लिए तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, 2 घटाने के लिए माइनस, और ये -2 गुणा करेंगे -2 माइनस प्लस का 2 के कैप। यहाँ बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा -6 आई कैप, और यहाँ -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, अब समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करें तो एरिया हमारा कोई नंबर हुआ करता है ना, तो जब नंबर, हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, और चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते और बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते और फिर गुणा कर देते, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, बात सेम है। क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x² यानी -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1/2 -6 का स्क्वायर प्लस का 36, और ये प्लस का 9 और ये प्लस का 16, ये बच्चे 36 9 45 16 61 हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 61 वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर होता है, वर्ग, इसको ऐसे लिख देंगे अंडर, यानी एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, या फाइनल हमारा बन जाएगा अंडर रूट 61/2 वर्ग मात्रक। और हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 61/2 वर्ग मात्रक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। सर वहाँ मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना, कहाँ आप फार्मूला लिखे हैं ये, यहाँ मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। हाँ याद है, देखो अब अगर इससे छोड़ रहे हो तो वहाँ निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा लो। ठीक, अगर यहीं से निकालना है
तब इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर तब निकालो। अगर वहां से निकालना है तो अब इसे रहने दो, वहां निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत। हाँ बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। यदि हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित है। तो अभी हमने बच्चे इंट्रोडक्शन में ही सीखा है कि यदि दो वेक्टर किसी चतुर्भुज या त्रिभुज की संलग्न भुजाएं अगर दिया हो तो हम त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर निकालेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बच्चे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा आई जे और के। यदि हम आई के गुणांक पहले से बात करें तो क्या दिया है 1 माइनस 1 3 और इसमें दिया गया है 2 माइनस 7 1। ठीक, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब अगर यहाँ हम आई लेते हैं तो हमारा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस का 1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 7 तिरिक 21। उसके बाद समझिएगा जब यहाँ लेंगे हम माइनस का जे, ये छूटा और ये छूटा, एक एक के एक माइनस 6 और फिर जब लेंगे प्लस का वेक्टर के का एफ, यहाँ पर ये छूटा ये छूटा, माइनस 7 और प्लस 2 के का एफ। अरे हाँ यहाँ लिखे तब करेंगे। चलिए, तो यहाँ बनेगा हमारा बच्चे घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 आई कैप और ये बचेगा माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और यहाँ हो जाएगा फिर 5 सॉरी माइनस का 5 के कैप। एरिया निकालने के लिए हम इसका निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे बनेगा इसका 20 का स्क्वायर 400 और 25 का 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 450। वर्गमूल निकाल देंगे इसका, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 3 से काट देते हैं तो जाएगा 3 सत्ते 21 3 पंचे 15 फिर 3 से 3 दूनी 6 3 पंचे 15 फिर 5 से 55 25 और फिर 5 से 55 25 5 का और 5 तिहाई 15 अंडर रूट 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ ऐसे फार्मूला लिख सकते हो, ये बनेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इसको चाहो तो मैग्नीट्यूड में यहाँ रख के रहना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, हमारा एरिया जो है वो आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चे, करा मान लीजिए वेक्टर ए और बी इस प्रकार है कि मापांक वेक्टर ए बराबर 3, यानी समझिएगा मापांक वेक्टर ए बराबर कितना दे रहा है 3। चलिए, मापांक वेक्टर ए बराबर 3, आगे दे रहा है हमको मापांक वेक्टर बी बराबर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2/3 अंडर रूट 2/3। उसके बाद तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा 1,
ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये बच्चे अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर फार्मूला, साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यानी एक राशि का मान हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है इसका मान। क्या बनेगा हमारा, समझिएगा, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मान दिया है 1 अपान वेक्टर ए कितना दिया है 3 और वेक्टर बी कितना, उसका मापांक कितना दिया 2 अपान अंडर रूट रूट 2 अपान 3, 3 से 3 कट गया, हो गया 1 अपान अंडर रूट 2। कितने अंश का मान है, साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 4, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा हो गया पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो 12 में करा एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी दिए जा रहे हैं, जिनके स्थित सदिश इतना 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 है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारे पास एक आयत है, इस तरीके से होगा, मान लेते हैं आयत हमारा, ठीक है। इस आयत का हमको शीर्ष दिया जा रहा है, शीर्ष मतलब ए बी सी और डी। अगर बात करें सबका मात्रक हमको दिया है बच्चे, बोलो तो ए का कितना दिया है, बोलो, ए का दिया है माइनस आई कैफ प्लस 1/2 जे कैफ 1/2 जे कैफ प्लस 4 के कैफ प्लस 4 के कैफ। बी दिया है, बोलो हाँ, बी क्या दिया है, आई आई कैफ 1/2 जे कैफ प्लस प्लस 1/2 जे कैफ प्लस 4 के कैफ प्लस 4 के कैफ। और सी दिया है, हाँ सी दिया है आई कैफ माइनस 1/2 जे कैफ आगे प्लस 4 के कैफ। प्लस 4 के कैफ। डी दिया है, डी क्या है, माइनस आई कैफ माइनस आई कैफ माइनस 1/2 जे कैफ आगे प्लस 4 के कैफ। ये बच्चे 4 चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, उन चारों शीर्ष का हमको निशान दिया जा रहा है। कह रहा है इसका एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। एरिया मैं तब कैलकुलेट कर सकता हूं जब हमारे पास कोई दो संलग्न भुजाएं होंगी, चाहे तो मैं ए बी और बी सी निकाल लूं, चाहे मैं ए बी और ए डी निकाल लूं, कोई दो भुजा संलग्न होगी, मैं आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं निकालता हूं पहले ए बी, तो यहां से मुझे हमने पढ़ा है वो भी ए बी का हो जाएगा, हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी ए बी जब करेंगे तो बी वाले में से आई वाले ए वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 0, यानी कहानी समाप्त इसकी। चलिए 1/2 में से 1/2 घटे कितना हो जाएगा 0। अरे ये तो पूरा 0 घट जा रहा है, साइन लगता है इधर तो लिख दिया कहाँ आया बच्चे। ए वाले में जो है यहाँ पर माइनस है, क्या समझिए, जब आई में से माइनस आई घटेगा तो माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 2i कैप। बाकी 1/2 में से 1/2 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0 हो गया। चलिए वेक्टर BC निकाल लेते हैं, ए भी वेक्टर हो गया हमारे के। अब निकालेंगे हम वेक्टर BC। तो BC की बात करें बच्चे, ये रहा B, ये रहा C। तो I में से देखो, तब ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2, यानी I में से I घटेगा तो 0, और माइनस 1/2 में से ये 1/2 घटेगा तो दोनों को माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 में से माइनस 1/2, यानी ये भी आधा है ये भी आधा, तो माइनस का हो जाएगा 1, यानी माइनस का j कैफ, है ना। और 4 में से 4 घटेगा तो 0। हम आसानी से निकाल सकते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, यानी AB इंटू BC, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस, यानी AB क्रॉस BC। तो निकालेंगे बच्चे,
अब अगर बात करें आई जे वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, लिख देते हैं आई जे के। इसमें आई का तो 2 है, ये सब का है 0 है, और यहाँ 0, यहाँ कितना है -1, और ये भी कितना है 0। आई लेंगे तो हम समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो ये छूटेगा हमारा और ये छूटेगा, 0 - 0 का हो जाएगा 0, कोई मतलब ही नहीं है। जे लेंगे तो हमारा समझिएगा बच्चे, माइनस का जे लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, तो 0 - 0 कोई मतलब ही नहीं है। के लेंगे अगर हम, ये छूटा ये छूटा, -2 -0, और ये रहेगा मैग्नीट्यूड। यहाँ सॉल्व कर देंगे और इसका निकाल देंगे का बनेगा -2 के कप, और निकाल देंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो बन जाएगा हमारा आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2k कैफ। यहाँ निकाल देंगे अंडर रूट में x² + y² + z², तो केवल यही है, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।